बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं आरती ग्रुप के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी। आरती ग्रुप के बारे में पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो है राजीव अग्रवाल जी से हम चर्चा करेंगे। रायपुर के रियल एस्टेट जगत में विश्वास और ईमानदारी के प्रतीक बने राजीव अग्रवाल ने न सिर्फ शहर की स्काईलाइन बदली बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को भी आकार दिया। आरती ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपने 4 दशक लंबे सफर में अशोका नाम से अनेक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट खड़े किए जो गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास के पर्याय बन चुके हैं। रायपुर में अपार्टमेंट संस्कृति की शुरुआत से लेकर एथेनॉल और स्टील इंडस्ट्री में विस्तार तक राजीव अग्रवाल का सफर एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनकी सकारात्मक सोच, पारदर्शिता और मेहनत से कोई भी व्यक्ति सफलता की नई इबारत लिख सकता है। परिवार को अपनी शक्ति मानने वाले राजीव अग्रवाल आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं विश्वास ही हर सफलता की सबसे मजबूत नींव है। आइए मिलते हैं आरती ग्रुप के चेयरमैन राजीव अग्रवाल से। राजीव अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है आपका द बिजनेस लीडर में। धन्यवाद संदीप जी। बातों की शुरुआत करते हैं। आरती ग्रुप की स्थापना कैसे हुई? अब ये एक बड़ा आपने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि जिसके बारे में कहना बड़ा कठिन है। मैं अगर ये बोलूं कि वह खेलते खेलते बन गया ग्रुप। मैं बहुत ही कहना चाहिए लोअर मीडियम परिवार से आता हूं और एक टाइम तो ये स्थिति थी कि एक टाइम भोजन है तो दूसरे टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी अब नहीं मालूम था। पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, दादी दादा सब फ्रीडम फाइटर रहे। चाचा जी जो थे देवेंद्र स्वरूप जी, वो संघ के प्रचारक थे। तो घर का जो वातावरण था, हालांकि पूरा जो परिवार जो था वो व्यापार से संबंधित था, व्यापार था हम लोगों का। लेकिन उसके बाद झंझावतों से निकलते हुए परिवार हमारा जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव हुआ, उसमें कूदा और कूदने के बाद में व्यापार भी तहस नहस हुआ। कई बार जेल जाना, वापस आना, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, और करते करते एक स्थिति ये भी आई। तो मैंने व्यापार शुरू करने से पहले नौकरी करी। मैंने हायर सेकेंडरी ग्वालियर से करी, उसके बाद दिल्ली चला गया और चाचा जी के पास रहते हुए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर नौकरी करने के लिए मुंबई चला गया। अच्छा। कंप्यूटर से मैंने अपना स्टार्ट किया जीवन एज ए ट्रेनी प्रोग्रामर। फिर एक टेक्सटाइल मिल में सेल्स मैनेजर बना, दूसरी टेक्सटाइल मिल में फिर मार्केटिंग मैनेजर बना और वहाँ से फिर रायपुर के अंदर मैंने कपड़े का होलसेल का काम शुरू किया। ये कौन से सन की बात होगी? ये 87 की, 87 की जी। लेकिन चूंकि मैं राजनीति में भी था, राजनीति मेरे खून के अंदर समाई हुई है और अधिकतर समय उसमें देने लग गया, मंडलाध्यक्ष बन गया। तो एक ऐसे व्यवसाय की मेरे को आवश्यकता थी जिसमें समय कम देना पड़े लेकिन मेरा काम चलता रहे। तो रियल एस्टेट की तरफ झुकाव हुआ। अच्छा। अब रियल एस्टेट की तरफ जब झुकाव हुआ तो मेरे अकेले के बस का था नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था। तो मेरे को लगा कि भाई कुछ लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो हमने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ये बात है 90 की जी। उसमें मैं तो स्वयं था, दूसरे हमारे छगनलाल मुंद्राड़ा जी थे, रमेश मोदी थे, अच्छा, किशोर अटलानी थे
अभी दुर्भाग्य से रमेश मोदी जी और किशोर अडवाणी जी इस दुनिया में नहीं है, और एक गिरीश बंसल थे। ऐसे 5 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया और रियल एस्टेट में हम लोग कूद गए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए। हमने उस समय जो फार्म हाउस चलते थे 24 डेसिमल के चलते थे 91 में, 1 जनवरी 91 में हमने स्टार्ट किया। कचना में बनाए वो 40 एकड़ के अंदर। उसके बाद में एक लाभांडी में, आपने वो रोमेंस व्यू वगैरह देखा होगा, वहाँ पर वो हम लोगों का ही प्रोजेक्ट था। अच्छा। वहाँ पे एक 90-100 एकड़ में वहाँ पे हमने लॉन्च किए। तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसके बाद आई, और उसमें सुभाष यादव नगरीय प्रशासन मंत्री थे। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने जो है एक आवास पर्यावरण के नाते एक बिल लेकर के आए कि अब कोई भी फार्म हाउस भी 1 एकड़ से कम के नहीं कटेंगे। तो हमको लगा कि यहाँ पे 1 एकड़ का फार्म हाउस तो बिकेगा नहीं, और हमने ध्यान दिया। और ये भी हम लोगों का यही पहले से हमने निर्णय कर लिया था कि कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे, है ना। तो हमने अशोका टावर 92 में हमने बनाना शुरू किया, 91-92 में। और अशोका टावर से हमको रियल एस्टेट में ख्याति मिली, गुडविल मिली। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफें आई उसमें, लेकिन उसके कारण हमारा को रियल एस्टेट में बाकी जो हम बाद में प्रोजेक्ट लाते गए। हाँ। जैसे अशोका पार्क लाए। अशोका पार्क में कुल मिला के 64 यूनिट्स हैं, जिसमें 24 बंगले हैं और बाकी सब फ्लैट्स 15 दिन में सेल आउट हो गए। जबकि अशोका टावर में हमको लास्ट तक नहीं बिके थे। उसके बाद अशोका हाइट्स लाए तो मालूम पड़ा 15 दिन में 100 फ्लैट्स बिक रहे हैं। तो हम लोगों की जो गुडविल थी उसके बारे में सबको ये मालूम था कि ये जो बोलेंगे वो करेंगे, और जितना बोलेंगे उससे अधिक करके देंगे। तो ये गुडविल हमारी तब से जो बनी है वो आज तक हमारी चल रही है, और जिसके कारण ये अशोका ग्रुप बन करके आया। तो उसके बाद में हमने को, चूंकि अशोका टावर में काफी लॉस वगैरह हो गए थे, तो मैं जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बच्चों की कुंडली लेकर के, और मेरे एक परिचित मित्र भी थे, आपने भी नाम सुना होगा रमेश उपाध्याय जी का जी। उनके पास गया। मैंने कहा देखिए रमेश जी, किसके नाम से मैं ये काम स्टार्ट करूं, ये काम की मेरी रफ्तार पकड़े, मेरे को नुकसान ना हो। सबके बच्चों की देखते 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 बोले ये बच्ची किसकी है? तो ये बच्ची तो मेरी है। वो बोले इसके नाम से काम स्टार्ट करो। तो आरती के नाम से काम स्टार्ट हुआ, बिटिया के नाम से, बिटिया के नाम से वो ग्रुप बन गया, आरती ग्रुप। तो आज की तारीख में आप देख भी रहे हैं, ये भी लिखा हुआ अभी, ये आरती ग्रुप जी। और हमने जो पहला प्रोजेक्ट लेकर के आए थे 91 में, 1 जनवरी 91 को स्टार्ट हुआ कचना में 40 एकड़ में। तो उस समय रामायण आ रही थी, और रामायण में जब हमको, मेरे को इसका नाम का सोच रहा था कि मैं नाम क्या रखूं, तो सीता जी को अशोक वाटिका में रखा हुआ था। अच्छा, सही। और जब भी रावण जाता था तो सीता जी घास का तिनका उठाकर उसको दिखाती चला जाता था। तो मैंने कहा ये ठीक है, अशोक वाटिका का नाम रखना चाहिए। तो वहां पर भी 15-20 दिन के अंदर कुल टोटल प्लॉट्स निकले थे 104 के करीब। तो 50 हमारे प्लॉट्स 15-20 दिन के अंदर बिक गए थे। फिर मेरे को ऐसे मन में आया, मैंने कहा यार हम लोग 5 पार्टनर हैं, वो भी एक रामायण से उठाया, क्यों ना पंचवटी नाम रख दें। तो पंचवटी नाम रखा। तो अगले 3 महीने तक एक भी प्लॉट हम लोग बेच नहीं पाए। मैं वापस अशोक वाटिका रख दिया। तो तब से हमारा अशोका नाम हमने फेमस किया। अशोक वाटिका, अशोका टावर, अशोका विहार, अशोका पार्क, अशोका पार्क में अशोका हाइट्स, अशोका मिलेनियम, अशोका रत्न, अशोका डायमंड, जितने भी हमारे आते, अभी अशोका पाम मेडोज है, तो जितने भी हमारे यूनिट्स आ रहे हैं आए तो वो अशोका के नाम से आए। 2004 में हमने स्टील इंडस्ट्रीज में फिर कदम रखा।
तो उसका नाम भी हमने आरती के नाम से ही रखा, आरती स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड, उसका नाम से हमने इसकी स्थापना करी। और उसमें भी हम लोगों का अच्छी हमारी गुडविल बनी। हमने शुरू से कहा कि भाई विचार करके आगे हमने कहा भाई जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। और ये कारण रहा कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पाद है, वो बाजार से 200 रुपये टन महंगा बिकता है। ये क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होता। अब सने सने बस आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों ने संभाल रखा है, बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी एथेनॉल में भी जा रहे हैं जी। एथेनॉल का भूमि पूजन हो चुका है, बहुत द्रुत गति से उसका काम। क्या योजना है? एथेनॉल का जो भूमि पूजन तो हो गया है, एथेनॉल का प्लांट लगेगा जो कि एक प्रकार से बहुत आवश्यक भी है और आज के समय में जरूरी भी है। उसको लेकर आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? देखिए, उसकी सिंपल योजना है, हमारा काम तो खाली प्रोडक्शन करना है जी। ऑयल कंपनी इसको लेने वाली है, केंद्र सरकार की ये योजना है जी। 20% ब्लेंड अभी सरकार कर रही है, आगे इसमें और प्रोग्रेस कर सकती है। और जिस प्रकार की इस केंद्र सरकार की योजना है कि आगे चल करके 100% एथेनॉल के ऊपर भी गाड़ियाँ आएंगी जी। एथेनॉल के बारे में जो मैं आया जी। मेरे मनो मस्तिष्क में 3 बातें आई जी। पहली बात यह है कि ये जो योजना है एथेनॉल, ये सीधा किसान से संबंधित है। ये बहुत सही कहा आपने। है ना, किसान का जो उत्पाद है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है ना। तो धान के कटोरे में जब ये हमारा होगा तो कोई भी हमारे किसान का एक दाना भी बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, मेज से भी बन रहा है, मक्का से। मक्के का उत्पादन बड़ा कम है क्योंकि किसान इसलिए नहीं करता, मक्के की फसल इसलिए नहीं उगाता कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। ठीक कह रहे हैं। तो उसकी तरफ भी प्रेरित होगा। अभी पिछले साल ही सरकार ने जितना धान खरीदा, पूरा का पूरा धान का मिलिंग नहीं हो पाया, सरकार को बहुत नुकसान हुआ उसके कारण। तो अब दोनों चीज़ें होंगी, सरकार मक्का की तरफ प्रेरित होगा और धान की तरफ से भी उसका कम रुझान होगा। और धान का यदि उत्पादन ज़्यादा भी होता है तो भी सरकार को नुकसान नहीं होगा, जितना अभी हुआ उतना नुकसान नहीं होगा। और एक अच्छा उत्पाद बाजार में आएगा। दूसरा चीज़ है कि ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए अभी हमारे को केंद्र सरकार को हमारे यहाँ की ऑयल मिलों को विदेशों पर निर्भर होना पड़ता। सही कह रहा है ना। अभी देखा, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। उसके पीछे एक ही चीज़ है कि आप रूस से माल क्यों ले रहे हो, कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हो। ठीक कह रहा है ना, एक ही बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा, हमारा जो डिपेंडेंस है विदेशों के ऊपर वो भी कम होगी। तीसरी चीज़ है फॉरेन करेंसी। आज जितना भी हम क्रूड ऑयल को लेते हैं उसको डॉलर के रूप में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर से भी, वो स्थिति से भी सरकार, हमारी केंद्र सरकार बचेगी। तो इसके पीछे ये 3 मेरे मुख्य उद्देश्य हैं जिसको लेकर के मेरे को प्रेरित हुआ कि भाई राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण के भाव से ये हमारा वो है। इसमें ये जरूरी है कि तेजी मंदी कुछ नहीं मिलने वाली, एक रूटीन चाल है ये, है ना। आना है, डालना है, एक फिक्स रेट है, उसी फिक्स रेट पे आपको देना है। तो ये आपका एक, लेकिन इसके पीछे देश के प्रति आपका एक योगदान जो होना चाहिए वो हमारा होगा। आरती ग्रुप और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले समय में ला? अभी हम लोगों ने, हमारा शुरू हो गया है 70 मेगावाट का पावर प्लांट सोलर का जी। हालांकि वो हमारा जो है इंटीग्रेटेड है, उसकी जो जितनी भी हमारी पावर बनेगी वो सीधा का सीधा हमारी फैक्ट्री में जाएगी। क्या नाम है, जो हमारा स्टील प्लांट है उसमें जाएगा। एक हम 10 मेगावाट का और पावर प्लांट लगा रहे हैं, वहीं पे लगा रहे हैं, आरती स्पंज में ही बना रहे हैं, स्टील में ही। वो हमारा पूरा का पूरा जो है, जो भूसी निकलती है चावल की, बायोमास वाला है, तो वो भी उसी के अंदर है। अभी हमने उसको, हमारा जो स्टील प्लांट है उसमें हम लोग सरिया, हमारा जो TMT सूरवीर के नाम से हमने बाजार में फेंक दिया है और काफ़ी अच्छा उसका प्रतिशत मिल रहा है क्योंकि हमारी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको हम क्वालिटी से, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी से हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम लोग अपनी जो बिल्डिंग है, जो हमारी 12-12, 14-14 माले की जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी हम लोग अपना ही TMT इस्तेमाल कर रहे हैं। शूरवीर TMT के बारे में आपने बताया। शूरवीर TMT को लेकर जिस तरीके से कम समय में शूरवीर TMT ने मार्केट में जगह बनाई है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग किया था आप लोगों ने? देखिए, मैं समझता हूँ प्लानिंग एक ही होती है किसी भी बिजनेस के लिए। मार्केटिंग अपनी जगह है, सेल्समैनशिप अपनी जगह है। अभी जो उपभोक्ता है, जो हमारा कस्टमर है, वो पहले जैसा उपभोक्ता नहीं है। वो अपने प्रति बहुत, कहना चाहिए उसको, बहुत रहता है कि आश्वस्त रहता है, अच्छी चीज़ खरीदना, उसका झुकाव जो रहता है, अच्छे से अच्छी चीज़ मैं कैसे खरीदूं, ये उसकी चेष्टा रहती है। और फिर मकान एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो सीमेंट अच्छा लगाना चाहता है, सरिया अच्छा लगाना चाहता है, बाकी तो ठीक है, रेती वेती जो आएगी तो नदी से आएगी, लेकिन दो चीज़ों पे उसको बड़ा फोकस रहता है कि मैं दो चीज़ें अच्छी लगाऊं। और अगर सरिया अच्छा लगा है, सीमेंट अच्छा लगा है, तो कोई भी बिल्डिंग को 50 साल हिला नहीं सकता कोई भी। तो उसकी तरफ झुकाव है, तो हमारा अच्छी चीज़ है, अच्छी ब्रांडिंग है। हम लोगों ने जो प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों से, हमारा कंपोजिशन ये है, आप टेस्ट करा लो बाजार में, वो तो देख रहे हो, सब बिक रहा है माल जी, अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। कपड़े के व्यापार से आप जुड़े रहे, उसके बाद रियल एस्टेट में इतना बड़ा नाम, और भी स्पंज आयरन और तमाम चीज़ों में आप गए, तो अलग अलग विधा की चीज़ें हैं सब। कैसा आपने सामंजस्य बैठाया सब चीज़ों में? देखिए, मेरे बाप दादाओं ने कभी रियल एस्टेट का काम नहीं किया, ना कभी इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाई। व्यापारी थे, मेरे परबाबा कपड़े के बहुत अच्छे व्यापारी थे। हम तो सुनते हैं कि उनका माल लाहौर कराची तक जाता था। मैंने अपने चाचा को काम करते हुए देखा तो किराने का काम था, किराने की दुकानें थी। मैंने जैसा भी आपको बतलाया कि हम मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं, अभी भी, आज भी पूरा परिवार करते ही है, वैसे ही रहता है। तो मैं इसको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मानता हूँ, ईश्वर का क्या ही मेरे ऊपर बड़ी उसकी दया है कि मैं जिस भी स्थिति में गुजरा, जहाँ पे भी गया, जो भी मैंने लाइन को अपनाया, वो गॉड गिफ्ट है। और मैं उसको बड़े ध्यान से देखता हूँ, करता हूँ। अभी एथेनॉल का लगा रहा हूँ तो कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ जानता हूँ, मैंने बहुत स्टोरी पढ़ी। GD बिरला को मैंने पढ़ा, मैंने धीरू भाई अंबानी को पढ़ा, जमशेदजी टाटा को पढ़ा, और बाकी लोगों का, कोई भी उद्योगपति का या किसी का भी, आज भी मेरी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति जो नीचे से ऊपर उठ रहा है तो मैं उसको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ। और मैं GD बिरला जी का पिलानी वाला जो मकान है, उसको देखने के लिए 3 बार पिलानी गया हूँ। राजस्थान, पिलानी, उनका जो येलो कलर का मकान, उसके सामने एक कपड़े की दुकान पे घंटों बैठा रहता था। और वो मेरे से पूछता था कि बाबू आप कहाँ से आते हो, क्या है, क्यों बैठे रहते हो? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को इस मकान के अंदर घुसना है। और उस समय मेरी उम्र रही होगी 26-27 साल की। तो बोले मैं कोशिश करता हूं, और 2-3 बार मेरे जाने का, तीसरी बार शायद मैं प्रयास में सफल हुआ, क्योंकि उनके घर में कोई रहता नहीं था। उन्होंने जो उसका घर का जो केयर टेकर था उसको बुलाया, बोले बाबू आते हैं, हर 2 से 3 महीने आ जाते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, एक बार इनको घर को अंदर देखने को। मेरे को अंदर ले गए, ऊंचा में सीढ़ी चढ़ा, एकदम पूरी उनकी गद्दी थी, गद्दी बढ़िया साफ सुथरी थी एकदम से, और फोटो लगे हुए थे। तो उसमें उनके एक जगह उनको राय करके भी लिखा हुआ था, और वो सब देखा। मैं बाहर आ गया, मैंने कहा देख लिया, मैं आ गया। वो कोई ज़्यादा, कहना चाहिए, इंडस्ट्रिस्ट नहीं थे वो, लेकिन GD बिरला ने इंडस्ट्री डाली, ठीक है। अशोका ग्रुप की हमेशा जब बात होती है, रायपुर शहर को जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा राज्य 25वें वर्ष में रजत जयंती हम मना रहे हैं,
अशोका रतन या अशोका ग्रुप की जो भी चीज़ें हैं, मतलब आरती ग्रुप की जो भी चीज़ें हैं, उसकी बड़ी चर्चा होती है कि इसने शहर को एक महानगर का रूप दिया। जिस तरीके से सोसाइटी बनी, जिस तरीके से कॉलोनी बनी, जिस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई, वो उच्च स्तरीय रही। इसको लेकर आपका क्या कहना? मैं जब बॉम्बे में सर्विस करता था तो मुलुंड में रहता था। अच्छा। मैं एक दिन सवेरे निकल रहा था, 8 सवा 8 बजे का समय होगा, तो एक सज्जन मेरे पास में आया, बड़े बुजुर्ग से थे, और मेरे को एक एड्रेस की स्लिप दे करके, नाम दे करके बोले कि भैया इनको देख, आप जानते हैं क्या? तो मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा प्लीज आई डोंट नो करके मैं निकल गया। उसी दिन की बात है या उसके अगले दिन की बात है कि मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने का जो फ्लैट है उसका दरवाजा खुला है और उसमें एक सज्जन आराम वाली चेयर में बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। और मैं उनकी तरफ देखा, जैसे न्यूज़पेपर हटा तो मैं उनका चेहरा देखा, मेरा एकदम मैं फक रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ कि मैं अपने जो मेरे सामने जो व्यक्ति रहता है उसको ही मैं नहीं जानता। तो जब मैं रियल एस्टेट में आया तो मैंने कहा इसका एक बाउंड्री वाल सेटअप होगा, है ना। बाउंड्री वाल के लिए मेरे को बहुत झंझट करनी पड़ी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। ये हम ठान चुके थे कि हम कोई भी काम अवैध करेंगे नहीं, इलीगल बनाएंगे नहीं। तो टाउन कंट्री प्लानिंग में बड़ी हुज्जत हुई मेरी, क्योंकि वो वहाँ पे एक शर्मा जी थे जॉइंट डायरेक्टर, वो बोलते थे टाउन बाउंड्री वाल का सेटअप यहाँ पे हो ही नहीं है ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते, हम दे ही नहीं सकते, इसका नक्शा ही नहीं पास करेंगे। और मैंने कहा मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा। मैंने कहा आप सुरक्षा की गारंटी लेते हैं क्या? मैंने कहा मैं करूंगा। और मैंने अशोका टावर को बाउंड्री वाल सेटअप दिया। दूसरा मैंने डिसाइड किया कि रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंशियल, नो कॉमर्शियल, है ना। कॉमर्शियल को होगा तो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन रेजिडेंशियल के नीचे कॉमर्शियल को शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बनाएंगे कि नीचे कॉमर्शियल है ऊपर रेजिडेंशियल है। उसमें बहु बेटियों की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। वो हमारा आज तक चल रहा है सभी प्रोजेक्ट्स में। आप मेरा किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाइए, है ना, इसमें भी देखेंगे, अशोक रतन में भी देखेंगे तो कॉमर्शियल बाहर है एकदम से और उसके ऊपर कोई रेजिडेंशियल नहीं है। तो वो मेरा आज तक वो हमारा निर्णय चल रहा है। भविष्य में मालूम नहीं कि सब, क्योंकि अब सब बच्चे संभाल रहे हैं वो क्या करेंगे, लेकिन अभी तक ये मेरा 35 साल का हम लोगों का ये इसकी जो भी स्टोरी है, हिस्ट्री है, उसमें अभी तक हम लोगों ने इसको एक उपाय किया। तीसरा चीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, है ना। इस पे तो बहुत जोर देते हैं आप। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम से पारिवारिक संबंध बनते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो मैंने जो इस स्थिति का सामना किया वो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आप CSIRDC के भी अध्यक्ष हैं। एक बड़ी भूमिका है कि कैसे छत्तीसगढ़ जो है उद्योग जगत में आगे बढ़े, कैसे जो हमारे उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, उनको जो है सरल मार्ग से, सही तरीके से उनका काम हो, और व्यापार जब उन्नति करता है तो कोई भी राज्य आगे बढ़ता है। तो उस भूमिका में, सेतु की भूमिका में आप हैं, तो इस भूमिका को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मेरे ऊपर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे पर विश्वास करके मेरे को जिम्मेदारी दी है। और इसके पीछे उनके मन में ये लगा होगा कि मेरे को उद्योग का भी अनुभव है, उद्योगों में आने वाली परेशानियों का भी अनुभव है, मैंने उसका सामना भी किया है, और संगठन का भी अनुभव है। तो मैं इस पद को अच्छी तरह संभाल लूंगा। अब कितना अच्छी तरह संभाल पाया हूं, नहीं संभाल पाया हूं, इसका परिणाम तो मैं स्वयं खुद नहीं दे सकता। ये तो एनालिसिस मेरे मुख्यमंत्री जी करेंगे, या मेरे मंत्री जी करेंगे, या मेरे संगठन करेगा। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 6,60,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। उस MOU में से आने वाले उद्योगपति जिनको भी हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं वो आए, तो बिल्कुल
0% परेशानी के उनको वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। तो हमने पूरा ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पर, पूरी चीज़ सारी की सारी चीज़ ऐप के अंदर लोडेड है। किसी भी उद्यमी को, किसी भी उद्योगपति को हमारे ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं से अपने फॉर्म भर दे, सिंगल फॉर्म के अंदर उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। सिंगल सिग्नेचर में पहले 50-50, 70-70 जगह उसको सिग्नेचर्स करने पड़ते थे, अब एक सिंगल सिग्नेचर। एक बार उसने अपनी जिम्मेदारी, अपने बायोडेटा लोड कर दिया, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से, फिर उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। उसको मालूम पड़ जाएगा सब्सिडी के बारे में, उसको हमारे पास में कहाँ लैंड है उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, और वहीं से उसका लेआउट से लेकर के, लाइसेंस से लेकर के हर चीज़ हमारे यहाँ से ऑनलाइन उसको मिल जाएगी। बहुत अच्छा। वो केवल पैसा लाए, अपना उद्योग लगाए और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे युवतियों को रोजगार दे। इतना काम। बहुत अच्छी बात आपने की राजीव जी। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के नए बिजनेसमैन लोगों को और जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं उनको? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ जैसा प्रांत पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। हमारे लोग बड़े शांति प्रिय हैं, आत्मसात करने वाले लोग हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर सभी चीज है। आप जिस चीज का भी उद्योग लगाना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है। 7 राज्य हमारे प्रदेश की सीमाओं को लगते हैं, किसी प्रदेश में नहीं लगते। इसीलिए आपका जो उत्पादन है उसको बेचने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कार्गो चालू है, तो इसीलिए आपको कहीं देश विदेश कहीं पे भी माल भेजना है, आपको कहीं परेशानी। हमारे यहाँ से अधिकतर राज्यों की राजधानी को फ्लाइट्स हैं, तो कोई भी उद्योगपति को जो सुविधाएं चाहिए वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया द बिजनेस लीडर के लिए। द बिजनेस